सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ एक बार फिर से मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, स्कोर कार्ड देखते हुए भी डर लग रहा है। 356 रन बनाए थे इंडिया ने, हमने बनाए 111 और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और अगर मैं आपको बैटिंग कार्ड दिखाऊं ना तो जनाब फखर जमान 27 रन बनाकर आउट हो गए। इमाम उल हक ने 9 रन बनाने पे इक्तफा किया। बाबर आजम, जिनके बारे में हम कहते हैं यार बड़ी शानदार बैटिंग करेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी मैच कौन सा इन्होंने तनहा पाकिस्तान को इस तरह की सर्कमस्टेंसेस में जिताया हो। लेकिन जनाब वो भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। फिर रिजवान की बात करें, जो कहते ना आप ग्रेसफुली खेलें और ग्रेसफुली ही आउट हो, वो जिस तरीके से आउट हुए यकीन करें वो देख के लग रहा था कि यार ये जो चौथे नंबर पे जो आने वाला प्लेयर है उस तरह आउट होने का तरीका था नहीं। वो 2 रन बनाकर आउट हो गए। आगा सलमान की सिलेक्शन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया। 23 रन बनाया उन्होंने, मुजाहिमत ही नहीं कर रहा ना कोई। मतलब कोई तो पिच पे खड़ा हो, कोई तो कह के मैं 50 ओवर्स खेलूंगा, कोई तो ये कह के मैं यार 356 नहीं तो कम से कम 300 को चेस तो करूं, 300 की तरफ तो जाऊं। 23 रन बना के वो भी आउट हो गए। इफ्तिखार साहब इस वक्त 16 रन पर खड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो आउट हुए हैं वो शादाब खान आउट हुए हैं। फहीम अशरफ खेलने के लिए आए, लेकिन पता नहीं है फहीम अशरफ को बैटिंग ऑलराउंडर करें या बॉलिंग ऑलराउंडर कहें, क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि जनाब वो बेहतर बॉलर हैं, और जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं यार बेहतर बैट्समैन है ये। अब सर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एजाज बाकरी है हमारे साथ। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर भी श्रीलंका में मौजूद हैं, तो उनसे सोच रहा था मैं ज़्यादा तफसीलात मालूम कर लूं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। स्कोर कार्ड देख के वैसे गुड कहना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चलें सर, ये ठीक है, ये जेंटलमैन गेम है। आप 356 का टारगेट या 357 का टारगेट मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही आपने बड़ा स्कोर कर दिया है। ठीक है, बड़ा स्कोर है, लेकिन शो सम फाइट सर, कुछ तो फाइट शो करें। कोई फाइट ही नहीं शो कर रहा सर। देखिए, सारी बात यह है कि मतलब आज सुबह से, आज जो रिजर्व डे था, मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नेक शगुन लेके नहीं आया। शुरू ही से जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब वो बिल्कुल डाउन थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि फील्ड के अंदर 233 रन थर्ड विकेट के लिए बना दिए, एक विकेट पाकिस्तान नहीं ले सका, 2 बैट्समैन सेंचुरी कर गए, एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही थी। आखिरी की 10 ओवर में बगैर उसका नाम क्या, किसी एक्सपर्ट के जनाब, आखिरी के 10 ओवर में तो ऐसा ही समझ में नहीं आ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान को भी और खिलाड़ियों को भी कहाँ जाना है, क्या करना है। कोई डायरेक्शन लेस थे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। मेरी बात दूसरी, एक मुझे ये समझ में नहीं आया कि नसीम शाह को क्या इंजरी हुई है। ये समझ, अच्छी खासी फील्डिंग करते करते वो चले गए, उन्होंने ओवर कराया। उसके बाद मेरी समझ में आ रहा है कि जो मैनेजमेंट ने हारिस रऊफ की जो इंजरी थी, जो हैमस्ट्रिंग जो जिसे आप कह लें, भाई उस पे उसको इतना अगर सीरियस लिया तो इसको अनाउंसमेंट पहले होना चाहिए था। मतलब मैच जब फील्ड में प्लेयर्स उतर रहे पाकिस्तान फील्डिंग करने के लिए, उस वक्त आप ये बताया गया कि जनाब हारिस रऊफ साहब नहीं खेल रहे और वो एक स्ट्राइक बॉलर थे। क्या कप्तान के जहन में यही था? कप्तान शुरू से डिफेंसिव अप्रोच लेके आए थे, इसका नतीजा ये हुआ कि 356 जैसा स्कोर बन गया और विराट कोहली ने 13,000 रन बना लिए, जनाब 47वीं सेंचुरी हो गई। और बैटिंग में तो कमाल ही कर दिया। बैटिंग में कोई एप्लीकेशन नहीं था किसी भी प्लेयर के साथ, कहीं भी किसी ने एफर्ट नहीं किया। फखर जमान, जिन पे रिलाई किया जा रहा था, जिनको ये कहा जाता था कि ये बड़े गेम के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और इनकी परफॉर्मेंस छोटे मैचों में ये नहीं देते। चलिए जनाब, मारा कि आपने इससे पहले बड़े मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आज तो ना आपका फुटवर्क था, ना ही आप समझ में आ रहे थे। और कुलदीप यादव की एक गेम को, हर गेम से पहले एक गेम प्लान होता है, उस प्लान के तहत अमल दरामद होना होता है। अगर प्लान आपके हक में नहीं जा रहा होता तो आप उसमें बी प्लान पे जाते हैं, सी प्लान पे जाते हैं। अच्छा सर, मैं अगर आप इजाजत दें, मैं जरा सिचुएशन भी पूछ लेता हूं। वैसे सिचुएशन तो पूरी दुनिया के सामने ही है, बारिश तो अब हो भी तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं। इजाज बाकरी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इजाजत नहीं, बताइएगा 4 विकेटें ही बची हैं इंडिया के लिए और वो फिर वो एक आप कहें वन साइडेड मैच की वन साइडेड विक्ट्री वो हासिल कर लेगा।
सर ये हुआ क्या, मतलब कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, 7 आउट हो गए जब मैं आपसे सवाल कर रहा था। देखिए पाकिस्तान के लिए आज एक बुरा दिन था, इसमें कोई शक नहीं है। आप बॉलिंग देख ले, इंडिया को थोड़ा बैटिंग में एडवांटेज था कि वो एक दिन 24 ओवर खेले और आज आके वो 26 ओवर खेले, तो उनको फिर बैटिंग में रिलैक्स तो वो रहे, क्योंकि किसी भी टीम को अगर आप 2 दिन दे वनडे मैच के लिए, उसको 2 डे बना के खेले, तो कोई भी टीम रिलैक्स हो सकती है और वो आके स्कोर कर सकती है। बॉलिंग में हारिस रऊफ के इंजर्ड हो जाने से भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। नसीम शाह जो थे उन्होंने कल अच्छी बॉलिंग की, आज उनके कांधे में तकलीफ हो रही थी तो वो बाद में आखिर में चले गए, एक ये डिसएडवांटेज था। शाहीन ऑफ कलर दिखाई दिए और फिर जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो कुलदीप यादव को 4 विकेट पाकिस्तान ने दे दिए। तो एक स्पिनर ने जिस अंदाज में जिस लेंथ पे गेंद किया है, तो ये पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से। पिछले 2.5-3 महीने में पाकिस्तान कोई मैच नहीं आ रहा था, हम सारे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में कम से कम इतनी बुरी हार पाकिस्तान को ना मिलती। सो ये आई ओपनर है, सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, अंडरस्टैंड करना चाहिए, टीम को दोबारा गैदर होना पड़ेगा। 14 तारीख को अब श्रीलंका के साथ मैच है, एक मैच हम जीते हुए हैं, आज का मैच हाथ से निकल गया है और श्रीलंका को हरा के पाकिस्तान वापस फाइनल में आ सकता है। नहीं, श्रीलंका को हरा के इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में तो आ जाएगा, लेकिन जिस तरह की हमने ये क्रिकेट खेली है ना, जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप की भी बात की, T20 वर्ल्ड कप में इब्तिदाई मैचेस जिस तरह से पाकिस्तान ने खेले थे, जिस तरह से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, डिजर्व नहीं करते थे हम फाइनल में जाने का, लेकिन फाइनल से पहले हम सुधर भी गए, हमने फिर अच्छी क्रिकेट भी खेली, हमने न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया, इंग्लैंड को भी काफी हद तक हमने दबोच कर रखा था, लेकिन वो सारा मामला T20 का था। वनडे के अंदर तो हमारी बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर आज एक्सपोज हुई है। देखिए बैटिंग लाइनअप ओवरकास्ट कंडीशन थी, बुमराह ने बहुत अच्छे बॉल किए, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को आउट किया। सो ओवरऑल ये पूरा मुझे ये लगता है कि ये जो 2 दिन एपिसोड रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच का, पाकिस्तान के लिए 2 बुरे दिन रहे हैं। पहले दिन भी 100 पार्टनरशिप की, आज भी 210 रन की पार्टनरशिप हुई। जब आप देखिए मैंने एक ट्वीट भी किया और मेरे ये दिल की आवाज थी कि कब तक हम अपने बॉलर्स के सर के ऊपर जीते रहेंगे, हमारे बैट्समैन कब रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने जिम्बाब्वे की बहुत अच्छी मिसाल दी है, 131-32 रन थे पर्थ में जब पाकिस्तान से चेज नहीं हुए थे। तो आई ओपनर है, अच्छा हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ कि हमें अपनी गलतियों का पता चल गया कि अगर हमारे बॉलर किसी एक दिन सेटल नहीं होते हैं, विराट कोहली आप दुनिया के आपको पता है कि लिविंग लेजेंड है, वो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, फिर KL राहुल जिस तरीके से आगे खेले हैं, तो पाकिस्तानी कप्तान को उसकी हिकमत अमली वो भी पता चल गई है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर 2 बंदे हमने रिप्लेस करने हैं, वो भी पता चल गया। फखर जमान बिल्कुल टोटली ऑफ कलर आ रहे हैं और कुलदीप यादव उसको पता भी है कि उसको मदद मिल रही है, वो अच्छे बॉल डाल रहा है और आप उसको जिस सिचुएशन में छक्का लगाने के लिए गए और आप टोटली एक्सपोज हुए फखर जमान। तो बहुत सारी चीजें जो ठीक होने वाली है और पाकिस्तानी टीम को ये ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज वर्ल्ड कप में आपको पता है कोई भी टीम आपको मार्जिन नहीं देगी जिस तरीके की आज हमने क्रिकेट खेली है। और जो कंडीशंस इंडिया के अंदर होंगी, जिस कंडीशंस में हमने क्रिकेट खेलनी होगी, वो इंडिया के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और दूसरी कंट्रीज के भी होती हैं बहुत अच्छी कंडीशंस। हमारे पास तो एक रेगुलर जिसे कहते हैं ना स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो भी नहीं है, हम तो रेगुलर स्पिनर खिला रहे हैं। वहां पे तो आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था। हमारे जो टॉप 16 प्लेयर्स के अंदर आपको लगता है कोई ऐसा स्पिनर है जो भारत की कंडीशंस में बल्लेबाजों को टफ टाइम दे सके? देखिए नवाज का नाम जो है वो सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा जा रहा है, फहीम अशरफ को ड्रॉप करके। अभी तक क्योंकि पाकिस्तान ने 15 रुपये टीम ICC को जमा तो करवा दी है, लेकिन पब्लिकली मीडिया में उस टीम का अभी तक ऐलान नहीं किया PCB ने। एक उसामा मीर है जो कि रेगुलर स्पिनर है और शादाब भी रेगुलर स्पिनर है। शादाब को आप पार्ट टाइम स्पिनर नहीं कह सकते, शादाब अपनी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने आप को रुझान बना लिया थोड़ा ऑलराउंडर की तरफ, बैटिंग पर ज्यादा उन्होंने तवज्जो देनी पड़ती। शाहीन शाह का भी बयान आया था कि मैं बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं आजकल। देखिए जब पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही होती है तो जो टेल एंडर्स होते हैं वो बैटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं और बैटिंग पे इन्हिसार भी करते हैं। सो हम बहुत रिलैक्स से अफगानिस्तान को हरा के, लाहौर में हमने बांग्लादेश को हराया, अफगानिस्तान से सीरीज जीते हुए थे, फिर हमने नेपाल को वहां पे हरा दिया, फिर हमारे बॉलर्स ने इंडिया के खिलाफ
पालिकेले में अच्छी बॉलिंग कर दी थी, तो बड़े रिलैक्स मोड के अंदर हम थे। ये आई ओपनर है कि पाकिस्तानी टीम को सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से। और आज की परफॉर्मेंस के अंदर अगर बाबर आजम ये कहते हैं कि कंडीशंस हमें सूट नहीं कर रही थी, तो आज बारिश तो नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए बारिश दूसरी ओर पाकिस्तान वापस आके खेला है और ओवर भी नहीं कटे हैं। क्या कोई रन रेट का पहाड़ हमारे सामने हो तो हम जनाब मार धाड़ के अंदाज में आउट हुए हैं, ब्लंडर किए हैं, गलतियां हुई हैं और एक्सपोज हुए हैं। बिल्कुल इजाज साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगा, फिलवक्त आपका बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद ओवैस मुझे ज्वाइन कर लिया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। ओवैस साहब सर क्या कहेंगे, मैं मतलब किस चीज की बात करूं, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं आपसे, पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करूं आपसे, प्लान की बात करूं या बैटिंग की बात करूं, कोई एक ऐसा शोबा जिसमें आज पाकिस्तान अपने ग्रीन कलर में नजर आ रहा हो, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को वाकई में नंबर 1 टीम कहा जाता है? अब देखें जिस तरीके से पाकिस्तान ने खास करके ये वाला मैच खेल रहा है, तो बात तो सच है कि लोग यही कहते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है। लेकिन आपको पता है कि बैड डे होते हैं, बैड पैचेस आते हैं, लेकिन फिर गुड पैचेस भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक वैसे मेरी एक हमेशा टर्मिनोलॉजी रही है जब खेलते भी थे, वो ये था कि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पे होते हो तो आपको एक झटका बड़ा जरूरी होता है एक टूर्नामेंट के अंदर ना, अर्ली स्टेज के ऊपर। वो इसलिए जरूरी होता है कि आप फिर वापस जाते। इंडिया से खा लिया हमने झटका, ये झटका बड़ा खतरनाक होता है हमारे लिए ओवैस भाई। नहीं, झटका तो होता है, लेकिन पता है क्यों, वो चीज आपकी मजबूरी क्या करता है कि आप वापस जाके सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जब देखे ना, जब आप विनिंग की पटरी पे होते हो तो आप उस वक्त सोचना आपका खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप विनिंग स्टेजेस पे जा रहे होते हो। जब आपको झटके लगता है ना, झटका तगड़ा लगा, तो अब आप वापस जाके सोचते हो कि मैंने क्या चेंजेस करनी है टीम में, क्या मेरी विनिंग पोजीशन है, क्या मेरे पोजीशन जो उनकी खराब कर रही है। अब देखिए, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका काफी टाइम से मसला कर रहा है। बार बार मैं भी ये बात करता हूँ कि फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं। आज उनका मौका था दिखाने का, आज आपके सामने की बात है, वो फिर नहीं अपना कर पाए इस चीज को। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आपको है, वो आप जैसे मैं सुन भी रहा था जब आप बात कर रहे थे, सच बात है कि आपका बॉलिंग यूनिट का जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है उसका बहुत बड़ा एक इशू है। आपके पास देखें शादाब खान मौजूद है, शादाब खान आपके पास काफी अच्छे से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। शादाब खान जिस बेस से पाकिस्तान टीम में आए थे, वन ऑफ द बेस्ट अपना वो स्पिन बॉलर्स थे। मुझे याद है उनकी गूगली को बार बार रीड किया जाता था दुनिया में, और बड़ा अच्छा अपना आपको पता फ्लाइट भी करवाते थे। लेकिन अगर आप आज देखें, बाबर अपना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी शादाब खान की कि एक ओवर वो तेज करवा रहे हैं, एक ओवर में कोशिश करेंगे मैं फ्लाइट करवाऊं। तो वो चीज कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है, वो परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मैं भी क्योंकि सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पर भाई, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये फहीम जो इस वक्त बैटिंग भी कर रहा है, गालिबन एक छक्का भी पड़ गया है। हाँ चले, कुछ देखने को मिला भाई, आफरीदी ने छक्का मार दिया, शाहीन शाह आफरीदी ने। लेकिन खैर मैं बात कर रहा था ये फहीम अशरफ की, इसकी सिलेक्शन पे मैंने मुझे समझ नहीं आता। मतलब 2 साल के बाद, मतलब होता है ना कि आपने बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो किसी मैच में, आपने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा कोई खेला हो, आपने T20 के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो, तो चलो आप टीम के अंदर आ गए हो, किस वजह से आए हैं? और ये बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है? देखिए, एक चीज तो फहीम अशरफ बेसिकली आप उनको बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं मैं कहता, मैं उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहता हूँ, क्योंकि स्पीडी फास्ट बॉलर हैं जो कि आपको जरूरत पड़ती रहती है अपना इनिशियल स्टेजेस के अंदर। लेकिन फहीम की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बैक टू बैक परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंसिस्टेंसी नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि अगर आप इस चीज पे आते हैं कि वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, तो फिर ऑलराउंडर्स की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो आपके सामने है। चाहे वो पांड्या की मैं बात करूं, चाहे स्टोक्स की बात करूं, तो वो आपको नजर आते हैं कि जेन्युइन ऑलराउंडर है जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें ना, पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट का फिर भी आज भी मैं कहता हूँ चले एक बैड पैच आता है आपके लिए, लेकिन आपका पेस बैटरी तो परफॉर्म कर रही है। मेरा सबसे बड़ा अभी फिलहाल झगड़ा ये है कि रेजिस्टेंस तो आप फाइट तो शो करें, कुछ तो आप शो करें कि यार मैं ठीक है, मैं 100 रन की पार्टनरशिप पे ले गया, मैं रन रेट कम पे लेके गया, लेकिन मेरी कोई विकेट नहीं ले सका, मैं पार्टनरशिप लेके गया, मैंने मूड बनाया मैच का कि यार मुझे जीतने जाना है। आप पहले ओवर से इतने डिफेंसिव पे जा रहे हैं। बाबर आजम साहब 23 बॉलें खेल के 10 रन बनाकर आउट हुए इन चेजिंग टारगेट ऑफ 57। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये तो मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जो आज डिफेंसिव मोड था, देखें वो आपको हमेशा मरवाता है। ये मसला है हमारा, आपको पता है कि जहां पर हमसे बाउंड्री तो हम बोल्ड हो गया था फहीम साहब बोल्ड होगा। बॉलिंग में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब बैटिंग में भी कुछ खासा कुछ कर नहीं सके।
और बोल्ड होगा, और जिस अंदाज में बोल्ड हुए ना, मतलब मैं उनको ऑलराउंडर नहीं मानूंगा, ना बॉलर ना बैट्समैन, लेकिन जिस अंदाज में बोल्ड हुए हैं, वो आप कुछ करेज शो करते हैं, कुछ हिम्मत शो करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंट किया है इस वक्त। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा एक इशू ये रहता है ना हमारा कि हम लोग रोटेट स्ट्राइक तो भूल जाते हैं कि हम रोटेट स्ट्राइक तो करते नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला ये रहा कि जो करेज की मैच खत्म हो गया। मैं गालिबन एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, 8 विकेटों पाकिस्तान मैच हार चुका है गालिबन। अब ये क्योंकि हैंडशेक्स हो रहे थे तो आई गेस क्योंकि 2 हमारे इंजर्ड भी हैं, एक हारिस रऊफ इंजर्ड है, नसीम भी इंजर्ड है, और वो दोनों गालिबन बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। तो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। जरा कंफर्म भी कर लीजिएगा कि मैच खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के इंजर्ड थे, एक नसीम और दूसरे हारिस, तो वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। तो अब ये खबर निकल कर आई है कि 8 विकेटें तो पाकिस्तान की गिर चुकी थी, लेकिन मैच खत्म हो गया है और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। तो बहुत सारी आपको टीमें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको आउट क्लास कर सकती हैं। सर मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि मैं इकबाल साहब क्या बोलूं इस पे अब मजीद। 228 रन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सिर, आपकी बात बिल्कुल सही है। सलमान, आपकी फीलिंग आपकी फीलिंग्स बिल्कुल मैं समझ सकता हूं और सभी लोगों की फीलिंग है। मेरे पास अभी लोग मुसलसल मैसेजेस किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हाउ कुड यू वॉच दिस मैच, दिस परफॉर्मेंस। देखिए पाकिस्तान के साथ हमेशा एक मसला ये रहा, आपने बिल्कुल मैनेजमेंट की बात की, बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है। मुझे तो बड़ी हैरत ये हो रही है कि क्या हारिस रऊफ को और नसीम शाह को इतनी खतरनाक इंजरी थी कि वो बैटिंग करने नहीं आए। पाकिस्तान ने मैच ऐसे ही गिव अप कर दिया। नहीं, ये बात तो सर है ना कि देखिए वो मैच तो बचा नहीं सकते थे, अब वो उस दौरान मजीद इंजर्ड हो जाते हैं। देखिए ये मैच बचाने की बात नहीं है, ये एटीट्यूड बताता है कि बेहिसी बताती है कि जनाब ठीक है हार गया यार, ये क्या बात हुई यार, ये मेरी समझ में आता। आप बॉलर हैं, बॉलिंग आपने नहीं कराने जा रहे, मुझे समझ में आ रहा है किस टाइप की ये इंजरी थी। आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये एक सवालिया निशान है, उस पर क्वेश्चन पूछना चाहिए किस टाइप की इतनी खतरनाक इंजरी थी। दूसरी आपकी बात ये है कि पाकिस्तान हमेशा से जनाब अनप्रिडिक्टेबल साइड रहा है। दुनिया में 2 साइडें ऐसी रही हैं, साउथ अफ्रीकन को कहते हैं कि वो चोकर्स हैं, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान जो है प्रिडिक्शन उनके मुतालिक कुछ नहीं कर सकते। और आज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर। सर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, विक्रांत गुप्ता साहब ने बात बोली है, इंडियन के बड़े क्रिकेट के वाले से बड़े बहुत एक वेल नोन नाम है, बड़ा जर्नलिस्ट है वो। उसने बात बोला पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाया करता था। मतलब उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो क्रिकेट खेली है उन्होंने वो दाग धोया है। वो भले मैचेस जीते हो या हारे हो, लेकिन जो कारकर्दगी की उम्मीद आप उनसे करते हैं उस पर वो 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो जाके पूरा उतरते हैं। आज तो 10% भी नहीं था सर। ये तो अगर मैं ऑनेस्ट आपको बताऊं, अगर ये अफगानिस्तान की बैटिंग टीम होती है अभी और उनके सामने इतना बड़ा टारगेट होता, वो जाते तो सही, वो लड़ते, अपनी जान लड़ाते, वो फाइट करते वहां पर। विक्रांत गुप्ता साहब ने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि जनाब जो हिस्ट्री है वो पास से जुड़ी रहती है। अब तो एक बहुत सारे सवालिया निशान बन गए हैं कि भारत के भी 2 पॉइंट होंगे, पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट है। पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से है और ये मैं अगर ये परफॉर्मेंस इस अंदाज के साथ पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, आपको याद होगा 2022 में जो T20 था। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सही बात की है कि 4 पॉइंट्स वाला मामला, क्योंकि अभी भारत के 2 मैचेस बाकी हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। डिसअपॉइंटिंग मैच एज फार एज यू आर पाकिस्तानी फैन। अब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा एक इस तरह की परफॉर्मेंस थी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जीत हार हर मैच में होती है, कतई नजर, जाहिर सी बात है सामने वाली टीम भी खेलने के लिए आती है, वो भी जीतने के लिए आती है। ऐसा नहीं कि हर बार वो हारेगी, लेकिन आपको फाइट शो करनी होती है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना होता है जिससे आप अपने फैंस की जो उम्मीदें हैं ना उसको जस्टिफाई कर सको कि यार हाँ हमने जान लड़ाई थी लेकिन डे हमारा नहीं था। जैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मैच था, पाकिस्तान ने बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं की थी लेकिन जान मार दी थी हमने बॉलिंग के अंदर और इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन फिर खैर इंग्लैंड फतहयाब हो चुका था, लेकिन आज इस तरह का कुछ नजर आया नहीं। उवैस हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। उवैस ये बताइएगा, अगर मैं भी स्कोर कार्ड देख रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा, भी कंपैरिजन भी करवाऊंगा।
पाकिस्तान का जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो गालिबन है शायद 27 फखर जमान का। इंडिया का हाईएस्ट जो स्कोर है एक बल्लेबाज का वो है विराट कोहली का 122। अंदाजा लगा लें आप दोनों का। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि एक बात तो सबको रियलाइज करनी पड़ेगी, विराट कोहली अगर ऑब्वियसली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन चेजिंग के अंदर विराट कोहली से बड़ा नाम मैंने आज तक देखा नहीं। बेशक अपना इंडिया ने आज पहले बैटिंग की, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से वो कल जो इनिंग्स इंडिया ने खत्म की थी उसको लेके आगे चले केएल राहुल के साथ, खास करके केएल राहुल को थोड़ा सा रिलीफ आज मिली होती है। आपको पता है केएल राहुल काफी टाइम से स्ट्रगल भी कर रहे थे अपना फॉर्म के अंदर, उन्होंने ओपन भी किया, फिर मिडल ऑर्डर में भी आके अपना आके इंडिया के लिए संभाला अपने आप को, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी रही। और खास करके आपको पता है 2 मैचेस के बाद वो वापस आ रहे हैं इंजरी प्रोन पीरियड से। लेकिन जो इशू है वो आपकी बॉलिंग यूनिट। देखिए, पेस बैटरी की तो मैं फिर आपसे बात करूं कि मुझे इतनी कंप्लेन नहीं होती। टॉस आपने जीता, मुझे नहीं पता कि आखिर आपने क्या विकेट के अंदर देखा था जो आपने पहले बॉलिंग का फैसला किया। मेरे थोड़ा सा जेहन में ये बात है कि शायद कि इनके टक्वर्स लुइस का मामला बीच में आएगा कि यार इसलिए शायद पहले बॉलिंग चीज अपना पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। लेकिन आपको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चेजिंग के अंदर, आपकी साइड इतनी अच्छी चेजिंग में नहीं रही। चेजिंग में आपको हर बॉल के अंदर, हर ओवर के अंदर अपनी इकोनॉमी रेट आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आपको अगर 7 रन पर ओवर चलना है तो इसका मतलब आपको रोटेट द स्ट्राइक करनी पड़ती है। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर देख लें, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट में देख लें, आपने कितनी दफा रोटेट द स्ट्राइक की है। आपके ऊपर इतना प्रेशर था इस टीम का, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा अपने आप को अफगानिस्तान टीम से, लेकिन अफगानिस्तान का जो मैच श्रीलंका के साथ था, आपने उस मैच को देखा है, इंटेंट थी कि यार हमने लड़ना है। हारे, उनके लैक ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा प्रॉब्लम उनका हुआ था, अदरवाइज वो आउट होते नहीं। उनको शायद या तो नॉलेज नहीं थी या तो ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने जिस चीज को पुट इन करना था वो उन्होंने किया, उन्होंने एफर्ट जरूर लगाई थी अपनी। देखिए, वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से वो खेले हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी कि इंटेंट था कि हमने मैच जीतना है या हमने क्वालिफाई करना है, जो भी मामला तो है। यहाँ पर आप पाकिस्तानी बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज मुझे बता देना कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कि इंटेंट थी कि हमने मैच या हमने उस स्ट्राइक रेट को अपना मेंटेन करना है। जिस रन से आप हारे हैं, ये छोटा स्कोर नहीं है जिससे आप हारे हैं। आप देखें, इस वक्त आप इंडिया के पास 2 मैचेस बाकी हैं, आपके पास जो उनसे इस वक्त एक मैच बाकी है खेलने के लिए। आपने अब जो अगला मैच खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, उसको भी आपने, बेशक आप जीतते हैं, अल्लाह करे कि आप जीते इंशाअल्लाह फाइनल्स में जाएं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उसके अंदर जो रन रेट है उसको भी आपने मेंटेन करना है। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे एक तो आप ऑल आउट वाली सिचुएशन है, 224 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर कोई भी टीम आपको हराती है, आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होता है। लेकिन 8 विकेटें पाकिस्तान की किस तरह से गिरी हैं जरा देख लेते हैं। मुझे तो फिर वो आ रहा है ना कि ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, तो वो जो विकेटें जरा वो देख लेते हैं, फिर आएंगे आपकी तरफ। ओवैस भाई, मामला ये है कि जब हम जीत रहे होते हैं तो शायद इन तमाम चीज़ों पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन मैं अभी जब ट्रांसमिशन 8 बजे भी कर रहा था, 7 बजे भी कर रहा था, मैंने बुनियादी सवाल उठाया था। हमारे जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हुआ करते थे, हमारा पहले ओपनर से एक बड़ा झगड़ा था कि आमिर ये हमारे साथ सईद अनवर और आमिर सुहेल, इनके अलावा हमारे पास कोई अच्छा ओपनर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हमारे मिडल ऑर्डर बड़े जबरदस्त। अगर आज इंतजाम होते, मैं ये उम्मीद रख सकता था कि यार ये टारगेट चेज हो जाता। कराची के अंदर उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेज करने के लिए आखिरी ओवर तक लेकर आए थे। मोहम्मद यूसुफ होते, मुझे यकीन था कि ये टारगेट चेज हो जाएगा। यूनुस खान होते, मिसबा होते, कहीं ना कहीं आप आ जाते। आपके मिडल ऑर्डर में किसी पर आप आंख बंद करके ये तैयार कर सकते हैं कि यार ये मुझे चले पार नहीं करवाएगा, लेकिन करीब तक तो लिया आएगा टारगेट के। सलमान भाई, तो आपको पता है, एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, या कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको अफगानिस्तान सीरीज के अलावा तो कोई सीरीज मिली नहीं है सच के। आप लोग अपना वर्ल्ड कप एशिया कप की तैयारी करें। मुझे पिछले टेन्योर में क्रिकेट बोर्ड का पता है कि जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये टीम यहाँ पर खेलने आ जाएगी, हम ऑस्ट्रेलिया से रास्ते में है कि आप अपने जो मिडल ऑर्डर की बात है, चाहे आपके ओपनिंग प्लेयर्स को शुरू कर सकते। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास साउथ शकील बाहर बैठा हुआ है, आपके पास जेन्युइन अपना स्पिनर बैठा हुआ उसामा मीर। आपने खिलाना कब है लड़कों को? साउथ शकील को क्यों नहीं खिलाते, क्या वजह है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं शायद इनके ज्यादा मैं उसके हक में भी नहीं था इतना उस्मान कादिर के, लेकिन यार आपने ज्यादती तो की थी ना। एक लड़के को आप पूरा टाइम बाहर बिठाते हो, उसको जंग लगाते हो, 2 मैच खिलाते हो, एक मैच में परफॉर्म करता है, एक में नहीं करता, फिर आप बाहर बिठा देते हो, आखिर में आप उसको ड्रॉप कर देते हो साइड से। मैं नहीं चाहता कि लड़कों के साथ भी हो।
साउथ शकील को अगर आप टीम में रखते हो तो उसका फायदा क्या होता है कि आपके अंदर जो भी सिचुएशन आपकी गुजरी थी यहाँ पर, उसने ज्यादा वनडेज नहीं खेले, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है अपनी इनिंग्स के अंदर जो रीबिल्डिंग फेज के अंदर होती है। आपके पास रीबिल्डिंग फेज वाला बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में पांड्या जैसा प्लेयर रीबिल्डिंग की सिचुएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके उसको इंप्लीमेंट करके चला गया लास्ट मैच के अंदर। कहां 66 पर 4 आउट थे, कहां वो और ईशान किशन मैच पार लगा गए थे। अगर वो 2 आउट नहीं होते तो 325 का टारगेट वो भी रख जाते आपके सामने। सर मसला ये है ना कि आप पांड्या जैसा कोई आपके पास बैट्समैन है, आप अपने देख लेना पूरा उठा के। अब मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि दिमाग में प्लेइंग 11 के चलता है कि भाई मेरी जगह लेने वाले लड़के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छी बात है इस दफा आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन जब तक आप उस बेंच लाइनअप को अपने आप को एक्सप्रेस करने के चांसेस नहीं दोगे, वो बेचारे बाहर बैठ के क्या करेंगे। आपने इतने ऑलराउंडर्स आप टीम के अंदर, आपका कोशिश होती थी कि आप डोमेस्टिक से उठाते हैं, कायद आजम ट्रॉफी अब शुरू हो गई है, वहां से आपने आमिर यमीन को कोशिश की लेके आने के लिए, कब उसको लड़के को लेके वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता डोमेस्टिक में, आपने उसको पाकिस्तान टीम की कैप ही नहीं आज तक दी। उसके बाद सबसे बड़ी आज जो कमी मुझे महसूस होती है वो आपकी इमाद वसीम की है। इमाद वसीम, उसने अभी उसकी कैरियर में प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देख लें आप, उसकी अपना काउंटी चैंपियनशिप में आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, विद द बैट देख लें, विद द बॉल देख लें, उसने परफॉर्म करके आपको दी है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अगेंस्ट आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, जो सबसे अच्छी जो अपना आपकी एवरेज रही है वो इमाद वसीम की रही है स्पिन के अगेंस्ट। और जब आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपको इस प्लेयर की जरूरत पड़नी है जिसने नए बॉल से भी आपको विकेट्स कहीं ना कहीं रुकवा के देनी है। इसी चीज को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। ये इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब ये बताइएगा, अगर हमारा मिडिल ऑर्डर की डेप्थ ये है, मतलब आपको अंदाजा होता है ना आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना ताकत लगा सकते हैं, कितनी जान मार सकते हैं, अगर ये तो फिर शोएब मलिक ने क्या बिगाड़ा था, मतलब मोहम्मद हफीज ने क्या बिगाड़ा था। आपके पास अच्छा ऑलराउंडर है, बल्कि कम से कम अच्छा बैट्समैन तो था, तो आपने फिर इनको क्यों बाहर किया। या तो आपके पास भाई विराट कोहली जैसा प्लेयर मौजूद हो, आपके पास पांड्या जैसा प्लेयर मौजूद हो, केएल राहुल जैसा प्लेयर मौजूद हो, आपके पास स्टोक्स जैसा प्लेयर मौजूद हो, तो आप कहें यार चलो भाई आपका हो गया टेन्योर, आप बाहर बैठे, हम इनको लेकर आएंगे। तो अगर इनको ही लाना है तो फिर वो क्या बुरा है, वर्ल्ड कप खिला लेते उनको भी। देखिए मेरे ख्याल में जब टीम हारती है ना तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि सवालात जन्म भी लेने चाहिए। अब ये सवाल करना कि वो होता और तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होता। आप ये लगाइए कि आप देखिए पाकिस्तान को सही टेस्ट पिलाए अब तक पाकिस्तान ने जो मुकाबला किया भारत के खिलाफ, जो पहला मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई थी, उस वक्त उन्होंने 266 स्कोर कर दिया था। पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला एक मजबूत टीम के खिलाफ, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखिए, पहाड़ जैसा स्कोर था, 356 रन। 356 रन बनाना, अगर आपको बनाना है, आपने बनाने दिया, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि वो टीम क्या मैच में वापस आ सकती है जिसने 3 कैच छोड़ा हो, इंतहाई पुअर बॉलिंग की हो, शॉर्ट पिच डिलीवरी की हो, ना गेंद को स्विंग करा रहे हो, ना मूवमेंट करा रहे हैं, और आपके 2 प्लेयर जो स्ट्राइक बॉलर थे, हारिस सऊद बाहर बैठ गए, मतलब इंजर्ड हो गए, नसीम शाह भी चले गए, उनके ओवर तो हो गए थे, तो आपके स्पिनर्स ने, आपके पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं था, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट to win a match against a 356? I'm not expecting to win a match. I'm expecting a possible fight, ना, a graceful fight, सर एक मिनट। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच था, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, आउट क्लास किया था भारत को, उनके कोहली आउट हो गया था, उनका रोहित शर्मा आउट हो गया था, उनका धोनी आउट हो गया था, युवराज सिंह आउट हो गया था, पांड्या पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था उस दिन, जडेजा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था सर, वो लेकर आ गए। सरफराज को अपने स्ट्राइक बॉलर्स को लाना पड़ा था। सर आप फाइट तो शो करते हैं ना इकबाल साहब, या फाइट ही नहीं शो करेंगे? देखिए एक बात मुझे ये बताइए, शुरू ही में आपकी विकेट गिर जाई, आपका जो ओपनर है जिस पे आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, फखर जमान, उसकी परफॉर्मेंस आपको डिबेटेबल है, एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, देन आप कैसे फाइट कर सकते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए उस क्लास बॉलिंग के आगे। आपने देखा था बुमराह के जो 5 ओवर थे, क्या खूबसूरत गेंद उसने कराई है, कितनी स्विंग हो रही थी, मतलब हर ओवर में 5-6 गेंदों में से 5 बॉल सीम हो रही थी, बहुत बीट करा रहा था, स्कोरिंग चांसेस नहीं मिल रहे थे, फील्डिंग आउट क्लास थी बिल्कुल। दूसरे एंड से पांड्या बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, सिराज बड़े अच्छी बॉलिंग करा रहे थे,
सिराज की गेंद पे अपील भी हुई जनाब, लेकिन मतलब आप ये भी तो देखें कि ओपनर की बॉलिंग क्या थी। कुलदीप यादव ने आउट क्लास कर दिया है आपके सामने। इसी स्पिन पे विकेट पे शादाब ने बॉलिंग कराई, इसी विकेट पे जनाब इफ्तिखार ने बॉलिंग कराई। शादाब तो आउट ऑफ कलर थे ना, बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर होना ये मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप जब प्लेइंग 11 के साथ हैं तो यू हैव टू गिव 100%, यही तो बात है। अच्छा, मैच समरी अगर मैं दिखा दूं पहले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि तकाबली जायजा भी हम लेंगे। मैच समरी किस तरह की रही, क्या मामलात रहे, ये जो स्ट्रिक देख रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये हो रहा है यार, फाइट तो करे ना यार आप। विराट कोहली 122 रन इंडिविजुअल स्कोर है 94 बॉल्स पर। आप इसका स्ट्राइक रेट चेक करें, हमारा हाईएस्ट स्कोर चेक करें फखर जमान जिन्होंने 27 रन बनाए आउट ऑफ 50 बॉल्स, इनका स्ट्राइक रेट चेक करें आप। मतलब हमारी 2 ही विकेटें थी और दोनों वो जो है शादाब खान और एक शाहिन शाह अफरीदी ने ले ली, और उनके कुलदीप यादव ने आप देखें 5 विकेटें ली। हमारी जो 2 विकेटें आई हैं जिन बॉलर्स के से, वो एक ने 71 रन देके और दूसरी ने 79 रन देके ये विकेटें हासिल की हैं। जबकि आप उनकी सिचुएशन देखें, 25 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर दी। कोई कंपैरिजन होता है, कोई कंपेयर करने के लिए कोई चीज होती ना। अब मैं कोई एक बंदा 50 तो कर जाता है यार। आप अब सलमान आगा को खिला रहे हैं, इफ्तिखार अहमद है, बाबर आजम है, फखर जमान है, कोई 50 तो करता। विराट कोहली ने 122 का इंडिविजुअल स्कोर कर दिया, राहुल ने 111 का इंडिविजुअल स्कोर। स्ट्राइक रेट चेक करें आप। पाकिस्तान ने 2 विकेटें ली, लेकिन उन्होंने पिटाई कितनी खाई है ये भी आप देख लें। पाकिस्तान की बैटिंग देख लें, फखर जमान 27 रन, स्ट्राइक रेट चेक करें 25 में से, ये तकरीबन 50 का स्ट्राइक रेट है। सलमान आगा 23 रन बनाया 32 बॉलों पर। बाबर आजम क्रिटिकल सिचुएशन में आए हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने 24 बॉलें जाया की, 23 बॉलें उन्होंने, और 24वें बॉलों पर वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए। फिर अगर आप कुलदीप यादव को देखेंगे, उनकी बॉलिंग, यार आप कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 5 विकेटें ले ली 25 रन पे। अगर ये 125 रन होते या 75 रन होते कि उन्होंने इतनी पिटाई खाई फिर भी 5 विकेटें ले ली, तब भी ये ज्यादा होते। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। 228 रन तो मुंह चढ़ा रहे हैं, मतलब ये आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। देखिए, आपको ये बताऊं, आपके जज्बात बिल्कुल सही है। जिस वक्त बाबर आजम की विकेट गिरी थी ना, पाकिस्तान वहां से मैच हार गया था, बिल्कुल हार गया था। उन्होंने फखर जमान को बांध के रखा हुआ था, उसने पता नहीं 25 रन या 22 रन कितनी डिलीवरीज पे बनाए, उससे बिल्कुल खेला नहीं जा रहा था, बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर था, आउट ऑफ फॉर्म था। और बाबर आजम की विकेट जब गिरी है उसके बाद मैच खत्म हो चुका था। आप जितने भी ये कर लेंगे जनाब, ये हो जाता तो ये हो जाएगा, इफ्तिखार खेल लेगा, शादाब आ जाएंगे, फहीम अशरफ आ जाएंगे, रिजवान खेल जाएंगे, नहीं, वो उस वक्त टीम डिमोरलाइज हो गई थी उसके बाद। और जो टीम, एक बात सुने, जो टीम फ्रंट से नहीं लड़ती वो कभी मैच नहीं जीत सकती, और इतने ह्यूज स्कोर के सामने। और जाहिर सी बात है, आपकी बात किस हद तक सही है कि जनाब कोई फाइट होती तो कोई फाइट नहीं थी, आउट क्लास था, कंप्लीटली क्रश कर दिया पाकिस्तान को। और ये आने वाले जो मैचेस हैं इसमें बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा। हम लोग कंपैरिजन हम करते हैं, हम बना लेते हैं, हम बाबर आजम को कहते हैं कि वो विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन मैं विराट कोहली को पर्सनली, मैं उनका फैन हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऐसी सिचुएशन में रन करके जाते हैं जहां पर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। हमने फखर जमान को एडम गिलक्रिस्ट से मिलाना शुरू कर दिया था सर। अगर एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग देखते हुए बड़ा हुआ हूं सर, वो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो अपनी क्रिकेट खेलते थे। आप आज की फखर जमान की इनिंग्स को किसी भी तरीके से एडम गिलक्रिस्ट की इनिंग्स से कंपेयर कर सकते हैं? चाहे उनकी एक एंड से विकेटें कर रहे होंगे, वो एक एंड से लगे हुए होंगे अपना। देखिए, एडम गिलक्रिस्ट तो बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत ही, और इसमें कोई शक नहीं कि जनाब फखर जमान ने हमें कई मैचेस जिताए हैं, लेकिन एक उनका बैट पैच चल रहा है, उनकी 7 या 8 जो लास्ट इनिंग्स है उसमें उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। उससे पहले उन्होंने 3 कंटिन्यूस सेंचुरी की थी, उसके बाद वो एकदम स्टीप डाउन चले गए हैं, और मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत कम हो गया। कोच को चाहिए, डगआउट में बैठे हुए जो लोग हैं, कप्तान को चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस में नहीं आ रहा है। और ये भी बात है कि आज भारतीय बॉलर्स ने गैर मामूली तौर पे अच्छी बॉलिंग की। बुमराह से मैं ये देखना चाह रहा था कि बुमराह एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं, ऑलमोस्ट एक ईयर के बाद, 1 साल के आने के बाद उनकी जो बॉलिंग थी उसमें जो पेस था 140-145 पे वो करा रहे थे, और गेंद जो थी, हर गेंद उनकी शुरू की जो 3 ओवर थे उसमें तो
तकरीबन तमाम ही गेंदें अनप्लेबल थी, आप ये देख लीजिए। और सर मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सर एक सवाल आपके सामने रखूं। बड़ी दिलचस्प बात थी सर, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच था, विराट कोहली उस वक्त कप्तान थे, पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया था। जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है एक ऐसी टीम जो कि कंपैरेटिवली उस वक्त पाकिस्तान शायद 6 या 7 नंबर पर था, उन्होंने आउट क्लास कर दिया है आपको, तो उन्होंने कहा कि जनाब एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑर्थोडॉक्स है। अब ये किसी प्लेयर के बारे में बोलना ना, ऑर्थोडॉक्स बॉलर मैंने सुना था, ये विराट कोहली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑर्थोडॉक्स है, वो जाके आपको शॉट्स दे रहा है और उसके शॉट्स लग भी रहे हैं, वो आपको रन भी करके दे रहा है, उसका दिन चल रहा है। सर ये फखर जमान के लिए उन्होंने बोला था, आज भी अगर वो ये बात बोलेंगे ना तकरीबन 6 साल के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसएग्री करेगा। 6 साल में भी उनके अंदर क्लास नहीं आई, स्टेबिलिटी नहीं आई सर, फिर काहे का बैड पैच सर। वेल देखिए एक बात सुने, ये मतलब ये आज मायूसी तो है, जाहिर सी बात दिल सबके जले हुए हैं, तो ये बात तो सवालिया निशान तो होंगे, ये सवालात तो होंगे। जब आप जीते हैं तो हम आपके वादा करते हैं, जब हारते हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पता नहीं जब इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक जो फखर जमान की परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल काबिल जिक्र। सर मेरे पास असल में लास्ट मिनट है, मैं चाह रहा हूं, ये पॉइंट्स टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इससे भी आपसे जरा फाइनल कमेंट्स ले लूंगा। पाकिस्तान 2 मैच खेल चुका है, जो 4 मैचेस हैं उसमें से 2 मैचेस खेल चुका है, मतलब हाँ 3 मैचेस खेलने हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान हार चुका है इंडिया के साथ जो कि आज आ रहा है, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत चुका है, एक मैच श्रीलंका के से बचा है, और पाकिस्तान इस वक्त तीसरी पोजीशन पर है क्योंकि उसका नेट रन रेट काफी ज्यादा गिर गया है। इंडिया के पास अभी भी 2 मैचेस हैं, एक श्रीलंका एक बांग्लादेश, अगर वो दोनों जीत जाता है तो जनाब उसके पॉइंट्स की तादाद 6 हो जाएगी। पाकिस्तान अगर अपना आखिरी मैच श्रीलंका के साथ जीत जाता है तो उसके पॉइंट्स की तादाद 4 हो जाएगी। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, क्योंकि बांग्लादेश आउट हो चुका है, श्रीलंका की बात करें तो अगर वो इंडिया से हार जाता है और पाकिस्तान से भी हार जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंडिया को मार देता है और पाकिस्तान श्रीलंका को मार देता है तो फिर नेट रन रेट आ जाएगा, क्योंकि फिर तीनों के जो पॉइंट्स होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे, वहां पर फिर नेट रन रेट कारामद होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान जो है अंडरडॉग्स हो गया है, और श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच होगा उसको आसान ना समझे, कुछ भी आप कह लें। कल का इंपॉर्टेंट मैच है सर, कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका है मेरे ख्याल से। नहीं, कल तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, लेकिन पाकिस्तान आपको याद रखना चाहिए कि एशिया कप का डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो श्रीलंका है, एंड दे कैन डू एनी मिरेकल प्रोवाइडेड अगर इस टाइप की परफॉर्मेंस होगी, तो आप ये खाम ख्याल में ना रहें। चलें, थैंक यू सो मच जनाब, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर, लेकिन डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ है मैच का, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। जीत हार एक अलग मैटर है, लेकिन आपको फाइट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फैंस के दिलों की धड़कनें आपकी बैट और बॉल के साथ लगी हुई होती हैं। आज शायद डिसअपॉइंट है, लेकिन होप फॉर द फेस्ट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में जरूर पहुंचेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।